चलिए, तो थीमेटिक फंड्स पे दिलचस्प बातचीत के बाद आपको वक्त हो गया है समझाने का एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजीज क्या होती है। जी हाँ, अगर आप उन दर्शकों में से हैं, उन निवेशकों में से हैं जो खासतौर से अपने निवेश पोर्टफोलियो की ओर अब ध्यान देना शुरू कर रहे हैं, या अगर आपने पोर्टफोलियो बना भी लिया है लेकिन आधी अधूरी जानकारी से बनाया है, तो बुनियादी कदम जो होते हैं ना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाने के, उससे आज आपको रूबरू कराते हैं, हमेशा की तरह जो हम शो के जरिए करते ही हैं। आज हम बात करने वाले हैं एसेट एलोकेशन पर, उसकी स्ट्रैटेजीज पर, और इसके लिए मेरे साथ है एडलवाइस एएमसी के फंड मैनेजर भरत लाहौटी। भरत, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और बहुत ही अहम मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं, जो है एसेट एलोकेशंस की जानकारी लोगों को देना, ये बताना कितना ज़रूरी है एसेट एलोकेशन के तहत स्ट्रैटेजी को अपनाना, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। तो ये इसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है एसेट एलोकेशन का ध्यान रखने के पीछे जो हम अपने पोर्टफोलियो में अपनाते हैं? श्वेता जी, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। बेसिकली अगर आप देखेंगे, ये एसेट एलोकेशन जो हम करते हैं, हमें मालूम नहीं है नेक्स्ट ईयर या आगे के 2-3 सालों में कौन से एसेट क्लास अच्छे करने वाले हैं। मार्केट वॉलेटाइल है, किसी को आइडिया नहीं है कि एक्चुअली कौन से रिटर्न्स बेटर आएंगे। कोई क्रिस्टल बॉल गेजिंग कर सकता है, कोई प्रेडिक्शन के हिसाब से कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि ये रिटर्न आ सकते हैं, बट कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि अगले साल ये एसेट क्लास अच्छा करेगा। अगर आप एक साल पहले पिछले चले जाओ तो पिछले साल गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया एज कम्पेयर टू इक्विटी मार्केट एंड डेट मार्केट। आई एम सेइंग लास्ट एक साल का रिटर्न देखेंगे तो उस हिसाब से तो हमें आइडिया नहीं है कौन से एसेट क्लास अच्छे करते हैं, कौन से एसेट क्लास आगे साल में अच्छे करेंगे। तो एक अप्रोच ये रहता है लोगों का कि इन्वेस्टमेंट आप 2-3 एसेट क्लासेस में करिए। अगर आप, मैं सिंपल एग्जांपल दे दूं, एक अगर किसान होता है, अगर वो सिर्फ एक ही टाइप की खेती करता है, गेहूं की खेती करेगा, तो उसकी रिटर्न्स और जो रिस्क है वो बहुत अनइवन रहेंगे। अगर वो खरीफ क्रॉप के साथ रबी क्रॉप करेगा, खेती गेहूं खेती के साथ अगर मकई की भी खेती करेगा, तो ऑप्शन है कि शायद उसकी रिटर्न्स बेटर होंगे, रिटर्न्स और रिस्क भी थोड़ा कम होगा। तो एसेट एलोकेशन रिक्वायरमेंट एक है कि आपको एक प्रेडिक्टेबिलिटी मिले, क्या रिटर्न्स आ सकते हैं, क्या रिस्क आप ले रहे हो, वो एक आपको बेटर कर पाएगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एसेट एलोकेशन का ये होता है कि आप एक थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से करने की कोशिश करते हो, जिससे आपका रिस्क और रिटर्न बेटर होता है। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो पब्लिक बहुत हद तक रिटेल इन्वेस्टर मिस आउट कर जाते हैं, वो है कि ये सिर्फ रिटर्न और रिस्क नहीं है, और भी आपकी चीजों को हेल्प करता है। जैसे आपको टैक्सेशन है, अगर सपोज आपने इक्विटी और डेट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बट आपको टैक्सेशन रेट भी थोड़ा कम करना है, तो आप अपने फिक्स मेरे ख्याल डिपॉजिट से जो आपने डेट के जी जी, फिक्स एक एक डिपॉजिट करके जो हम है। इन तमाम मुद्दों पर आते हैं, लेकिन जो मैं सवाल आपसे अब पूछना चाहती हूँ, इसके जो बुनियादी फ़ायदे हैं उस पर हम आगे आएंगे, लेकिन जब मैं एसेट एलोकेशन की बात करती हूँ तो थोड़ा सा हमें जानकारी अब एसेट क्लासेस के बारे में दीजिए कि किन किन एसेट क्लासेस को शामिल किया जाता है जिसके तहत आप निवेश करते हैं। तो एसेट क्लासेस में अगर आप देखेंगे तो एसेट क्लासेस में अमुनतौन 3-4 एसेट क्लासेस जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक है इक्विटी, और इक्विटीज के अंदर भी अलग अलग एसेट क्लासेस विद इन दैट हो सकते हैं। आप ग्लोबल इक्विटीज डाल सकते हो, लोकल इक्विटीज डाल सकते हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप डाल सकते हो। तो वो एक और बास्केट हो जाएगा। दूसरा बास्केट है डेट फंड्स का बास्केट, जिसमें आप 2 टाइप के एसेट क्लासेस, उसमें भी 2 टाइप के फंड्स कैटेगरी डाल सकते हो। एक क्रेडिट फंड डाल सकते हो और एक आप ड्यूरेशन फंड डाल सकते हो। तीसरा है आप कमोडिटीज में डाल सकते हो, जिसमें आप तीसरा एसेट क्लास है जहां पे आप गोल्ड, सिल्वर, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में डाल सकते हो, वहां एक डाइवर्सिफिकेशन तीसरा कर सकते हो। चौथा आप रियल एस्टेट में डाल सकते हो, आप रियल एस्टेट में आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। पांचवा आप करेंसी में कर सकते हो, आपको इंडियन करेंसी, यूएस डेवलप मार्केट करेंसी, इमर्जिंग मार्केट करेंसी, वहां पे भी कर सकते हो। तो एसेट क्लासेस की कमी नहीं है। सब एसेट क्लासेस के अलग अलग रिस्क प्रोफाइल है, अलग अलग रिटर्न प्रोफाइल है, और इन्वेस्टर को एक ब्लेंड देखना रहेगा कि आपके रिस्क एपिटाइट से किस एसेट क्लास मैच करता है और आपके गोल्स को कैसे सेटिस्फाई करता है। तो एक बहुत ज़रूरी बात जो दर्शकों को समझनी है वो ये है कि सबसे पहले जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो तो उसको अपने लक्ष्यों के तहत आपको डिज़ाइन करना चाहिए। उन लक्ष्यों के तहत आपको एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए। यहाँ पर आपका जो रिस्क है, अगर आप पूरी तरह से, अच्छी तरह से इनफैक्ट डाइवर्सिफाइड हैं, तो आपका रिस्क तो कम होता ही होता है, लेकिन बाजार में जो अस्थिरता है और अलग अलग फेजेस हैं, कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो बैलेंस आउट हो जाता है। अब मुझे ये समझाएं, मौजूदा स्थिति को अगर मैं
उदाहरण के तौर पर लेकर चलना चाहूँ तो ताज़ा स्थिति में अगर किसी को एसेट एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में रिवैम्प करना है, रीबैलेंस करना है अपने पोर्टफोलियो को, तो आप कैसे समझाएंगे कहाँ आपको हैवी होना चाहिए, कहाँ आपको कुछ मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, बदलाव किस तरह से हो मौजूदा स्थिति में? देखिए, एसेट एलोकेशन हर एक के लिए एक अलग एसेट एलोकेशन होता है। अगर हमारी इनकम लेवल सेम भी रही तो भी एसेट एलोकेशन डिफरेंट हो सकता है। हमारे रिस्क एपिटाइट, हमारे फैमिली स्ट्रक्चर्स और हमारे एज स्ट्रक्चर के हिसाब से एसेट एलोकेशन डिफरेंट हो सकता है। अगर आप करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से अगर देखेंगे, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन एक जो कंसर्न था लास्ट 6-8 महीनों से, वो एक थोड़ा रिसीडिंग हुआ है कि इन्फ्लेशन कंसर्न इतना बड़ा पार्ट नहीं है। बट अभी इंटरेस्ट रेट रेजिम क्लियरली डिफाइन नहीं हुई है। अगर आप लास्ट एक महीने का देखेंगे, वहां पे एक एक्सपेक्टेशन था कि शायद पीक आउट हो गया है। बट अगर आप जो नए डेटा आ रहे हैं, चाहे वो हाउसिंग के डेटा हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के डेटा हो, चाहे, और ये सब मैं ग्लोबल कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो वहां पे एक मिक्स डेटा आ रहा है। उसके कारण एक अभी तक बन नहीं पा रहा है कि इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुका है या अभी नहीं हुआ है, और इंटरेस्ट रेट्स क्या पीक आउट हो चुका है या नहीं हुआ है। ऐसे सिनेरियो में रिटेल इन्वेस्टर के पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप है ना हाइब्रिड कैटेगरी के थ्रू आइए, जहां पे मिक्स हो इक्विटी डेट और गोल्ड का मिक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स फंड रहते हैं, जहां के थ्रू आ सकते हैं। और इन जिन थोड़े एडवांस निवेशक है, वो बैलेंस एडवांटेज फंड के थ्रू भी आ सकते हैं, जहां पे मिक्स मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। अगर मार्केट में तेजी है, वहां पे इक्विटी तो भरत, एलोकेशन मुझे बढ़ आप ये सकता है। समझाएं कि एक तो रणनीति के लेवल पर आपको एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए और दूसरा इक्विटी के अंदर भी, उसके अंतर्गत भी आपके पास इस तरह के फंड्स हैं जो आपको एसेट एलोकेशन की सुविधा प्रदान करते हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं ना? या दो अलग चीजें। आप एक डायरेक्ट इक्विटी एलोकेशन भी कर सकते हैं, इक्विटी और डेट का एलोकेशन कर सकते हैं। क्योंकि रिटेल निवेशक को एक प्रॉब्लम हमेशा आता है कि हम कितने इक्विटीज फंड को देखें, कितने डेट फंड को देखें। तो उनके लिए एक आसान प्रोडक्ट होता है हाइब्रिड फंड, जहां पे आपको पास इक्विटी और डेट का एलोकेशन एक मिक्सचर में मिलता है, चाहे वो 1/3 इक्विटी और 2/3 डेट, 50% इक्विटी 50% डेट, 75% इक्विटी 25% डेट, या 100% इक्विटी जो नॉर्मल इक्विटी फंड है। तो वो अलग अलग फंड के इस कैटेगरी के हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन रिस्क एपेटाइट कस्टमर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, मुझे अब ये बताएं कि अमूमन जो हम बैलेंसिंग की बात करते हैं तो लोग ज़्यादा तौर पर इक्विटी डेट को ही समझते हैं, लेकिन यहाँ पर गोल्ड कैसे प्ले आउट होता है? अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, उसे कैसे शामिल करना चाहिए, उसका प्रपोर्शन कितना होना चाहिए, इसको लेके थोड़ी जानकारी दें। तो देखिए, जैसे हमने जैसे स्टार्टिंग में कहा है कि एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जितने एसेट क्लास में आप डाइवर्सिफाई करोगे, उतना बेटर रिस्क प्रोफाइल बन सकता है। गोल्ड एक इम्पॉर्टेंट एसेट क्लास है, टिपिकली इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करता है। अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये इन्फ्लेशन जितना रिटर्न दे देता है, अगर आप लॉन्ग टर्म 5 साल का 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, तो इन्फ्लेशन जितना रिटर्न दे देता है। तो गोल्ड एक इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है, और इट ऑल्सो हैज लो कोरिलेशन। अगर आप देखोगे, ये थोड़ा इक्विटी और डेट से थोड़ा अलग चलता है एज कम्पेयर टू अदर एसेट क्लासेस। सो एक बेनिफिट आपको डाइवर्सिफिकेशन का डेफिनेटली मिलता है। अगर आप देखेंगे तो गोल्ड का प्रपोर्शन पोर्टफोलियो के अंदर एक नॉर्मल इन्वेस्टर के अराउंड 10 से 15% गोल्ड का पोर्टफोलियो होना चाहिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड सम काइंड ऑफ लिक्विडिटी फॉर द इन्वेस्टर टू दैट एक्सटेंट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अमूमन रिटेल इन्वेस्टर अपने घर के हिसाब से करते हैं। बट अगर किसी को इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से करना है, तो 2-3 इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्वेट्स। वो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस के थ्रू आप कर सकते हैं। वो भी एक तरीका है करने का। भरत, ये बताएं कि ये आपस में किस तरह से रिलेटेड होती हैं एसेट क्लासेस, और साथ ही अगर हम बाजार की चाल की बात करें तो किस तरह की एसेट क्लास बाजार की किस तरह की चाल के तहत कामकाज करती है? जैसे तेजी के मार्केट में, अगर मार्केट तेजी में रहता है तो हमें सभी मालूम है इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा करता है।
जब हमें रिसेशन दिखाई देता है और जब मार्केट में थोड़ी मंदी दिखने लगती है, तो हमें देखा है कि गोल्ड और ये एसेट क्लासेस ज्यादा बेटर करते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रेट रजीम की बात करेंगे, टिपिकली इंटरेस्ट रेट रजीम में जैसे इंटरेस्ट रेट जब घटने लगते हैं तो इक्विटी मार्केट काफी बेटर करता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगते हैं तो ऑब्वियसली ये आपको इक्विटी मार्केट इतना अच्छा नहीं करता और दूसरे एसेट क्लासेस काफी अच्छा करने लगते हैं, स्पेशली रियल एस्टेट एंड ऑल द अदर मार्केट स्टार्ट्स डूइंग वेल। तो वो आपको ये मिक्स करना है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेके टैक्टिकली एसेट एलोकेशन करना पड़ता है अगर कोई एक्टिव इन्वेस्टर है तो। नहीं तो फॉर पैसिव इन्वेस्टर स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। एक स्ट्रक्चरल आप इक्विटी डेट का मिक्स ले लीजिए, और रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक सिंपल प्रोडक्ट्स वो हाइब्रिड कैटेगरी फंड्स में बहुत मिल जाते हैं। थोड़ा सा हम अब इस हाइब्रिड कैटेगरी की ही बात करते हैं, क्योंकि अमूमन फाइनेंशियल पोर्टफोलियो अगर आप किसी से देखिए आर्थिक सलाहकार से अगर आप मदद नहीं ले रहे हैं, अगर आप बाजार के जानकार भी नहीं हैं, तो अपने पर्सनल लेवल पर थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना मुश्किल हो सकता है। जिस तरह के फंड्स की आप बात कर रहे हैं वो आपको कैसे सहूलियत देते हैं एसेट एलोकेशन की, ये बताएं। तो देखिए, हाइब्रिड कैटेगरी फंड्स में आपको अलग अलग क्लासेस, मतलब अलग अलग टाइप का इक्विटी डेट का एक्सपोजर मिल जाता है। तो एक पहला है कि आपको एसेट एलोकेशन का जो काम करना रहता है वो फंड कर रहा है, जो फंड मैनेजर देख रहा है। दूसरा एक और चीज है कि ये बाय एंड होल्ड अप्रोच काइंड ऑफ है। आपको आपको उसे पैसा वो फंड में डालना है और वो फंड आपका इक्विटी और डेट एलोकेशन मैनेज कर रहा है। तीसरा है, ये एक बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, इसमें इमोशनल बायसनेस नहीं है कि मुझे आज इक्विटी अच्छा लग रहा है तो आज मैं इक्विटी में डाल रहा हूँ, डेट में अच्छा लग रहा है तो डेट में डाल रहा हूँ। ये एक फंड प्रोडक्ट ऐसा है कि जहां पे आपका इमोशनल बायसनेस कम हो जाता है और आप एक्चुअली इन्वेस्ट करते हो राइट प्रपोर्शन में उस हिसाब से। तो वो एक प्रोडक्ट है। क्योंकि ये पैसिव एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट है तो ये बहुत सिंपल हो जाता है फॉर रिटेल इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड हमारा रिटर्न्स किस कहाँ से आ रहा है, और प्रेडिक्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है उस कारण से। आपने शुरुआत में एक पॉइंट मेंशन की थी जिस पर हमने विस्तार से बात नहीं की भारत अब तक, वो है टैक्सेशन का फायदा। इसको आप कैसे समझाएंगे? सो एक ये हमेशा बोला गया था, एसेट एलोकेशन में हमें हमेशा कोशिश रहती है कि हमारा रिटर्न मैक्सिमाइज हो और रिस्क मिनिमाइज हो। एसेट एलोकेशन का एक बेसिक फायदा तो ये होता है, बट एसेट एलोकेशन का और भी फायदे हैं जो पीपल मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर इग्नोर करते हैं। पहला एक फायदा है कि आपको टैक्सेशन बेनिफिट्स काफी मिल जाते हैं अगर आप एसेट एलोकेशन प्रॉपर कर लिए थे। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखिए, उदाहरण के तौर पे अगर फिक्स्ड इनकम में डालना है, डेट में हमको पैसा डालना है, तो एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि फिक्स डिपॉजिट में आप अपना पैसा डाल दीजिए। बट अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो फिक्स डिपॉजिट इज नॉट द बेस्ट सोल्यूशन इन जनरल। मे बी पीपीएफ इज अ बेटर सोल्यूशन जहां पे आपको टैक्स एडवांटेज मिल सकता है। बट उसमें एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि वहां पे लिक्विडिटी आपकी वीक हो जाती है। बट अगर आप लिक्विडिटी को थोड़ा अच्छा सहूलियत देना पड़ा है तो आप डेट फंड में जा सकते हैं जहां पे आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाएगा, जिससे टैक्सेशन रेट भी कम हो जाएगा, लिक्विडिटी भी बेटर होएगी और आपको डेट एक्सपोजर में मिलेगा। सिमिलर थिंग आप इक्विटी में कर सकते हो। अगर आपको इक्विटी में जाना है, एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप ईएलएसएस के थ्रू जा सकते हैं जहां पे आपको इक्विटी एक्सपोजर भी मिलेगा, एक लिक्विडिटी का 3 साल का लॉक इन मिलेगा जहां पे आपको बिहेवियरली आप बेचोगे नहीं वो इक्विटी को और होल्ड करोगे, क्योंकि हमें कहा गया है जैसे कि इक्विटी जितना देर होल्ड कर पाएंगे उतना ज्यादा रिटर्न्स बेटर बन पाएंगे। तो एक एडवांटेज आपको ये सब इंस्ट्रूमेंट से थ्रू और एसेट एलोकेशन से आप बना सकते हैं। भरत, जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो आपके लक्ष्यों को टाइप करना इनसे बहुत बेहतरीन तरीका हो सकता है आपके सभी आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने का और एक सधा हुआ निवेश पोर्टफोलियो भी बनाने का। तो मुझे बताएं कि अमूमन लोगों के, अगर मैं लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करूं तो घर खरीदना होता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद का रिटायरमेंट, अगर कोई बहुत ज़्यादा आगे की सोच सके तो शायद गाड़ी खरीदना या सैर सपाटा, इस तरह के आम गोल होते हैं जो हमें दर्शक हमारे शो पर पूछते हैं। एसेट एलोकेशन इस तरह की स्ट्रैटेजीज को बनाने में और आपके लक्ष्यों को अचीव करने में कैसे आपकी सहायता कर सकता है? तो एसेट एलोकेशन का बेसिक एम यह है कि आपका जो गोल है, जो आपने बताया है कि घर खरीदना है, शादी करवानी है, बच्चों की पढ़ाई है, ये गोल का आपका एक प्रोसेस रहता है कि आपको एक टाइम पीरियड मालूम रहता है कि आपको ये साल में, नेक्स्ट 5 साल में एक घर खरीदना है, हमको 10 साल में हमारे बच्चों की शादी करानी है, या हमारे 15 साल में हमारे पढ़ाई का एक खर्चा आ सकता है। तो
अगर हमें टाइम पीरियड मालूम है तो हम हमारे पोर्टफोलियो को उस हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें मालूम है 15 साल बाद में अगर पैसा चाहिए तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा एसेट एलोकेशन मोर इक्विटी साइड टिल्ट हो, जहां पर हमें कोई लिक्विडिटी आज नहीं चाहिए, 15 साल बाद में लिक्विडिटी चाहिए, तो लेस लिक्विड इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आप जा सकते हैं। अगर हमारे खर्चे अभी नेक्स्ट 2 साल में हैं कि सैर सपाटा करना है, हमको 1-2 साल में करने हैं, तो हमें वो एसेट एलोकेशन टिल्ट करना पड़ेगा लो लिक्विड, हाई लिक्विड एसेट क्लासेस में, जहां पे आपको पैसा जल्दी से जल्दी मिल सके। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है, जब हमारा लक्ष्य अगर सपोज बड़ा है तो हमें सेविंग्स तो बड़ी करनी है, बट हमें और भी सोचना है कि ये लक्ष्य पूरा करने के लिए हम और जो इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करें उसका रिटर्न प्रोफाइल बेटर हो सके। तो अगर हमें बड़ा लक्ष्य करना है तो सेविंग्स है, और हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जाना है, ऐसे एसेट क्लास में जाना है जहां पे रिटर्न प्रोफाइल काफी बेटर है। तो इक्विटीज के अंदर भी मिड कैप, स्मॉल कैप का जहां पे रिटर्न प्रोफाइल बेटर हो सकते हैं, वहां पे हमारा एसेट एलोकेशन बढ़ना चाहिए। चलिए, तमाम तरह की बारीकियां आपने दे दी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजीज पर। उम्मीद करते हैं दर्शकों ने इसको गांठ बांध लिया हो और अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को बनाते वक्त इसका वो ध्यान भी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद भरत, आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए। लेकिन ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 2 खास फाइनेंशियल प्लानर्स कीर्तन शाह, अमित कुकरेजा, और ये कराएंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग लाइव टेलीविजन पर। तो मिलती हूँ आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक नंबर आपकी स्क्रीन पर छोड़ रहे हैं जो हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है, और इस नंबर पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का।